चल रहा है पैटर्न। तो उसमें क्या हो रहा है, जो सब लोग जान रहे हैं उस चीज को नहीं पूछ रहे हैं, जो सभी लोग अनजान है उस चीज को ज्यादा पूछ रहा है वही चीज, सिलेबस वही है। जैसे ये राज्य गठन कल पढ़े थे उतना सफिशियंट था, लेकिन आज कुछ और चीजों को पढ़ेंगे जिसमें अन्य चीजें बट राज्य गठन से संबंधित ही है। ठीक है, तो उसमें आते हैं, तो एक सभी लिखेंगे, सभी नोट कीजिएगा ऑनलाइन वाले भी। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुधी संघ, सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। और ये सुधी का अर्थ होता है ध्यान, इसका अर्थ होता है ध्यान, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, और सुधी का अर्थ क्या होता है, ध्यान। ठीक है, इसका गठन कब, 1925 में। इसका गठन कब हुआ है, 1925 में। इसका गठन कब हुआ, लिखते जाइए इसको, सभी सब एक साथ लिखते जाएंगे इसको, अभी फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन कब हुआ, 1925 में। अब इसमें ये सुधी संघ में कौन लोग शामिल थे, तो उस समय जो रियासत के राजा थे, जमींदार थे, वकील थे, गौटिया थे, ठीक है, ये सब लोग मिलकर इस संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, तो इस संगठन में कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा कौन शामिल थे इस संगठन में, तो इस संगठन में राजा, जमींदार, वकील, गौटिया आदि, इन लोगों ने मिलकर, राजा, जमींदार, वकील, गौटिया, इन लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ सुधी संघ का निर्माण किया। कब, 1925 में। ठीक है, 1925 हो गया। अब आते हैं, इसमें एक चीज है कि इसके प्रधान सचिव कौन थे। इसके प्रधान सचिव थे, जो प्रश्न पूछने लायक है, पंडित शिवदास पांडे, पंडित श्रीधर। तो इसके प्रधान सचिव कौन बने, पंडित शिवदास पांडे। ठीक है, तो ये एक नया डाटा मिला जो कल पढ़े उसके अलावा। क्यों, क्योंकि अभी जो पीएससी पूछ रहा है वो जो कल पढ़े उसको सब लोग पढ़े रहते हैं ना, हर किताब में आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज कुछ किताबों में मिलेगा। तो जो पैटर्न पूछ रहा है इसी का डिटेल जाके पढ़ेंगे, हालांकि 10 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगे, 15 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगे, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आए उस पार्ट से तो बने, और अगर आपसे ना बने तो किसी से ना बने। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन क्यों किया गया था, अब सुनो। तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि हमें एक पृथक राज्य चाहिए छत्तीसगढ़। ठीक है, उस ओर ध्यान लगाने के लिए इस संघ का गठन किया। तभी तो ये सुधी का अर्थ क्या है, ध्यान। और ये किन लोग मिलकर किए, जो उस समय रियासत के राजा थे, जमींदार थे, वकील थे, गौटिया थे, इन लोगों ने मिलकर इस संघ का निर्माण किया, सभी लोग मिलकर किए थे। कब, 1925 में। कब, 1925 में। ठीक है, इसके प्रधान सचिव कौन बने, पंडित शिवदास पांडे। ये हो गया, समझ गए इतना। अब उसके बाद कल हमने पढ़ा था एक 1946 में पढ़ा था, क्या चीज, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ये पढ़े थे। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के और भी प्रयास है छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। तो इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनके द्वारा आपने क्या पढ़ा था, 1946 में छत्तीसगढ़ विरोधी मंच पढ़े थे। लेकिन और भी डाटा है जो पढ़ने लायक है, क्या चीज, तो इसमें याद रखिएगा 1929 और 1939 दो डाटा, इसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह में। ठीक है, अभी जो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है कठिन वाला, ये यही चीज है, इसी कारण इसको याद करके चलना है। ठीक है, तो इधर सुनिएगा, सभी नोट करिए,
साथ में नोट कर लेना, लास्ट में एक बार और याद कराऊंगा, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल शर्मा जी कब? 1929 में। तो याद रखना, रायपुर के आनंद समाज जो वाचनालय है, लाइब्रेरी जो है, आनंद समाज लाइब्रेरी या वाचनालय दोनों लिख सकते हो, ठीक है। रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में आंदोलन के लिए एक बैठक किया था, ठीक है। कब? 1929 में। किसने? ठीक है। और इसमें जो है इनके सभी समर्थक लोग शामिल थे, ठीक है। सभी समर्थक लोग शामिल थे, जिनमें नाम आपको याद रखना है, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। आपको ये दो नाम अच्छे से याद रखना, पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। तो अब इधर सुनिएगा ध्यान से। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए 1929 में रायपुर के कहा? आनंद समाज वाचनालय में, आनंद समाज वाचनालय, आप समझने के लिए लाइब्रेरी बोल सकते हो, में, ठीक है, बैठक का आयोजन किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ पृथक निर्माण के लिए, ठीक है। और इनमें जो है शामिल कौन थे? तो इनके जो शामिल थे, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग शामिल थे, समर्थक लोग शामिल थे, और साथ में दो नाम हमें स्पेशली याद करना है। कौन? पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठीक है। दो नाम क्या याद रखना है? पंडित रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, दो नाम हमें एकदम स्पेशली याद करना है, ठीक है। एक बार फिर से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1929 में रायपुर में आनंद समाज वाचनालय, रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के उद्देश्य से। इसमें इनके सभी समर्थक कार्यकर्ता लोग शामिल थे। दो नाम हमें स्पेशली, क्योंकि नाम ही पूछता है, जैसे कभी इस पीएससी ने पूछा था कि जब राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, उनके सहयोगी कौन नहीं थे? ये वाला प्रश्न पूछा था ना अभी, ठीक है। तो क्या पता अब वो चीज हो गया, अब ऐसे पूछ दे, ठीक है। तो ये 1929 में पंडित रामदयाल तिवारी जो और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र शामिल हुए थे इस सम्मेलन में, दो नाम। अब आते हैं 1939 में क्या हुआ, ठीक है। तो 1939 में याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बिलासपुर के सुधाराव साव के मकान में एक बैठक का आयोजन किया था 1939 में। याद रखिएगा, बिलासपुर के सुधाराव साव के मकान में, किसके मकान में? सुधाराव साव के मकान में, ठीक है। एक बार फिर से, बिलासपुर में सुधाराव साव के मकान में, ठीक है। तो इधर देखिए 1939 में बिलासपुर के सुधाराव साव के मकान में, साव के मकान में, कब? 1939 में, ठीक है। 1939 में बिलासपुर के सुधाराव साव के मकान में इन्होंने बैठक का आयोजन किया था। किसने? ठाकुर प्यारेलाल। और इसमें शामिल कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बैरिस्टर छेदीलाल, ये दो शामिल थे इसमें। देखो, कार्यकर्ता लोग तो शामिल थे, लेकिन इसमें दो नाम बैठक में हमें किताबों में जानकारी मिला है। वो जानकारी क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा और बैरिस्टर छेदीलाल, ये दो लोग इसमें शामिल थे। कहा? बिलासपुर के सुधाराव साव के मकान में पृथक छत्तीसगढ़, इसमें भी उद्देश्य बोल सकते हो, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया था। और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी भी शामिल थे, उपस्थित थे। ये कब था? 1939 में। अब 1946 में आप सभी जानते हो, 1946 में कौन से संगठन का?
छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो चुनाव था, सॉरी, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो गठन था वो पंडित ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया 1946 में। और वो जो संगठन था, प्रथम प्रयास था, ऐसे पढ़े थे कि नहीं? प्रथम प्रयास था ऐसे बोल के हम लोग पढ़े थे, उनके द्वारा किया गया आंदोलन किया गया। क्या पता सुधी संघ का निर्माण किया रहा हो पहली बार, लेकिन आंदोलन जो है शोषण विरोधी मंच ने किया रहा हो। तो 1946 वाला तो कल पढ़ चुके थे हम लोग, क्लियर हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा एक पॉइंट, क्योंकि पीएससी जो लेवल जा रहा है हम लोग एक पॉइंट भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हालांकि लेट से क्लास हो, कंप्लीट कोर्स हो। देखो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पार्टी था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ये ना जब चुनाव हुआ नगर पालिका का, उस चुनाव में भाग लिया था। और उस चुनाव नगर पालिका में क्या हुआ, ये जो है भाटापारा जो नगर पालिका है वहां इस पार्टी के लोगों ने जीत हासिल किया था और अध्यक्ष बने थे। क्लियर हो गया? इतना समझिए, क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो हम क्या याद करेंगे कि इस पार्टी के द्वारा भाटापारा नगर पालिका चुनाव में, भाटापारा नगर पालिका चुनाव में भाग लिया था, भाटापारा नगर पालिका चुनाव में भाग लिया था। और इस भाटापारा नगर पालिका में इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे इसी समय, ठीक है। क्योंकि जो भी जहां भी अब एक पॉइंट मिलेगा उसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि लेवल कुछ भी आ रहा है और यही पूछेगा तो हमें कठिन लगेगा, ठीक है। पहले क्या थे, ऐसे इतना तक जाते नहीं थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अंदर से अंदर जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपका समाप्त हुआ 1925 में छत्तीसगढ़ सूधी मंच, और 1929, 39 और 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा जो प्रयास था पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट कर लो जल्दी, ऑनलाइन वाले भी नोट कीजिए। ऑनलाइन में जितने हैं उसको बता दूं, देखो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको एकदम ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने टॉपिक पढ़ेंगे अगर अच्छा से पढ़ें, और जब आप लोग का एग्जाम आएगा तो थोड़ा सा टारगेटेड कोर्स करेंगे। जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले खत्म करने का प्रयास, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ने का क्लास प्रयास करेंगे। जल्दी नोट कीजिए सभी। जल्दी नोट करेंगे सभी। चलिए, ऑनलाइन में जो है उनका हो गया, ऑनलाइन पे जो है हो गया, यस या नो कोई बोलो। यस सर। हाँ, सभी का हो गया ना? हाँ, चलिए एक बार फिर से बता दूं, देखिए छत्तीसगढ़ सूधी संघ का गठन 1925 में, ठीक है। इसमें कौन लोग शामिल थे? राजा, जमींदार, ठीक है, वकील, गोटिया, ये सभी लोग शामिल, ये सभी लोग मिलकर पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के उद्देश्य से, ठीक है, सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सूधी मंच संघ का गठन किया गया, क्योंकि सूधी का अर्थ ही होता है ध्यान,
ठीक है। और इसके प्रधान सचिव कौन थे? पंडित शिवदास पांडे। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पंडित शिवदास पांडे हैं 1925। क्लियर हो गया। अब आते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा प्रयास। तो इन्होंने 1929 में ही रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ साथ दो प्रमुख नाम आपको याद रखना है, पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। ठीक है। अब ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा ही 1939 में, ठीक है, बिलासपुर में सुधा राव साव के मकान में एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी शामिल हुए थे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो शामिल हुए हैं वो पूछता है या सन पूछता है, कहां? ठीक है। अब उसके बाद 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ये तो कल पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इसमें एक नया चीज क्या कि इस संघ के द्वारा भाटापारा नगर पालिका चुनाव में भाग लिया और उस समय भाटापारा नगर पालिका में इसके अध्यक्ष चुने गए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो कल आप पढ़ रहे थे 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? खूबचंद बघेल। ऑनलाइन वाले जो है, जिनमें नाम अब किसी एक से पूछता हूं, सुषमा आंचल और डॉक्टर अर्जू, ठीक है, दोनों आप बताइए कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 1956 में। ठीक है। और किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया। इसके महासचिव कौन थे, बस बताइए। कौन थे? दशरथ चौबे। ठीक है, इतना कल पढ़े थे। मैंने कल क्या नहीं बताया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, ठीक है, 1956 में था, लेकिन मैं उस समय आपको बोला था कि इसका हमें डेट याद रखना है अच्छे से, ऐसा बोल, ठीक है। तो इसका जो डेट था 28 जनवरी 1956। अभी कल जो नोट बनाए थे वहीं पे एडिट कीजिए सभी। 28 जनवरी 1956, ठीक है। और इस जो छत्तीसगढ़ महासभा के जो गठन किया था किसके द्वारा? खूबचंद बघेल अर्थात अध्यक्ष वही थे। और महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे। ये पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, एक चीज आपको और पढ़ना है यहाँ पे कि संयुक्त सचिव थे। देखो, महासचिव दशरथ चौबे थे, सबको याद है और हर कोई तैयारी करके जाएगा इस चीज को। लेकिन अगर वही चीज पूछ दिया, छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव कौन थे, ऑप्शन में दशरथ चौबे रहेगा, हर कोई उसी को लगा के आएगा, और जो कि गलत है। ठीक है, वो थे महासचिव। और छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव दो लोग थे। संयुक्त सचिव अगर पूछेगा तो दो लोग थे, कौन? एक और दो, केऊर भूषण, ठीक है, सॉरी, केऊर भूषण और हरि ठाकुर। ठीक है, ये दोनों जो थे, एडिट करो, कल जो पढ़े थे उसी में एडिट कीजिए। ठीक है, केऊर भूषण और हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ महासभा के संयुक्त सचिव थे। मैं कल बोला था कुछ काम की वजह से मैं इसको देख के नहीं आ पाया था, इसको कल एडिट कराऊंगा बोल के, तो इसी का आज कर रहे हैं इसको। ठीक है, संयुक्त सचिव कौन थे? केऊर भूषण और हरि ठाकुर। समझ के बाद देखो, हर कोई क्या चीज याद करके जाएगा? महासचिव को। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रश्न प्री वाला पूछ रहा है उस हिसाब से संयुक्त सचिव अगर पूछेगा, हर कोई ऑप्शन लगाएगा हरि ठाकुर, सॉरी, इसको, जो कि गलत रहेगा। संयुक्त सचिव कौन थे? केऊर भूषण और हरि ठाकुर। संयुक्त सचिव कौन थे? केऊर भूषण और हरि ठाकुर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए सर्वदलीय मंच। छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय मंच ऐसे डालिए, छत्तीसगढ़ में सर्वदलीय मंच अब इधर देखिए ध्यान से, सर्वदलीय मंच का गठन कब? ठीक है, 1993। कब हुआ? 1993। ठीक है। अब इस सर्वदलीय मंच का अर्थ क्या है? सभी जितने उस समय जो भी दल थे सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़, अभी तक क्या था, सब लोग अकेले अकेले अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब सर्वदलीय मंच हुआ, ठीक है, तो सभी जितने भी पार्टी के नेता लोग रहे होंगे उस समय सभी लोग शामिल हुए। तो सर्वदलीय मंच में प्रमुख सदस्य कौन कौन थे जिनका हमें किताबों से जानकारी मिला? प्रमुख सदस्य कौन कौन थे सर्वदलीय मंच में, इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में वही आएगा। तो इसमें याद रखिएगा, उस समय कांग्रेसी जो सांसद थे चंदूलाल चंद्राकर जी, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह और हरि ठाकुर, 5 नाम याद रखना है। चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, एक नाम क्या है? चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर। एएमओ वालों के लिए संभावना है कि क्या पता पूछ दे, अगर कठिन प्रश्न पूछेगा तो दे दे। क्यों? चंदूलाल चंद्राकर के नाम से कुछ सुने हो क्या? क्या सुने हो? हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगर ये भी कठिन लेवल का प्रश्न पूछेगा तब यहां तक देगा। ठीक है, तो चलिए, चंदूलाल चंद्राकर जी थे। ठीक है, एक हुआ। सुधीर मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी 2। तीसरा पुरुषोत्तम लाल कौशिक, पुरुषोत्तम लाल कौशिक। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम लाल कौशिक, केशव सिंह, लिखते जाओ साथ में, केशव सिंह और एक थे हरि ठाकुर। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम लाल कौशिक, केशव सिंह और हरि ठाकुर, ये सभी क्या थे? सर्वदलीय मंच जो बनाया गया था उनके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, 1993। देखो हम लोग क्या थे, अभी देश आजाद होने से पहले हमारे नेता लोग कौन थे? रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये देश आजाद होने के समय का था। लेकिन अभी क्या है, 1993 की बात चल रहा है, तब तक तो भी उन लोग तो चले गए हैं। तो अब इस समय 1993 के समय यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नेता थे उन लोग, पंडित जैसे कि चंदूलाल चंद्राकर जी, सुधीर मुखर्जी जी, पुरुषोत्तम लाल कौशिक, केशव सिंह, हरि ठाकुर, ये सभी ने मिलकर संयुक्त सर्वदलीय मंच का गठन 1993 में किया। अब इन लोगों ने क्या किया? सभी ने क्या किया? ठीक है, सभी ने मिलकर क्या किया? तो याद रखिएगा, सर्वदलीय मंच के द्वारा 5 अक्टूबर 1953 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया था। तो छत्तीसगढ़ महाबंद कब? 5 अक्टूबर 1993, 93। ठीक है, बोलने में कभी 53 कभी 93 हो जाता है, लेकिन यहां को आप देखिएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया। अब जब ये छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान हुआ, अब क्या हुआ? अब इसकी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार तक था ना, उस समय जो भी रहा होगा, वहां तक पहली बार पहुंचा। अभी तक क्या था? सिर्फ मांग हो रहा था स्तर पे, अपने स्तर पे। लेकिन ये क्या है? देखो, चंदूलाल चंद्राकर जी उस समय सांसद थे। अब ये सांसद ही सीधा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान कर रहा था, ये सीधा सरकार तक बात पहुंचा।
ठीक है, तो किताबों के अनुसार से याद रखिएगा, पहली बार सरकार को पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट अब प्राप्त हुआ। ठीक है, केंद्र सरकार। तो यहां पे ऐसे नोट करके लिखिए, सभी नोट करके लिखिए, पहली बार केंद्र सरकार को, सभी लोग लिखेंगे ऑनलाइन वाले भी, पहली बार केंद्र सरकार को पृथक छत्तीसगढ़ मांग के आंदोलन के लिए रिपोर्ट प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? अब इधर देखिए, यही सर्वदलीय मंच ने क्या किया। ठीक है, 1994 में, आगे बढ़ते हैं सभी, 1994 में संसद का घेराव किया। इसी के दौरान संसद का घेराव किया 1994 में, और लगभग 4500 लोग गिरफ्तार हुए। मतलब मान के चलिए इतने 4500 लोग गए थे घेराव करने के लिए यहां से छत्तीसगढ़ से, तब 1994। ठीक है, इतना समझ गए? तो लिख लीजिए इसको नीचे, 1994 में छत्तीसगढ़ संयुक्त सर्वदलीय मंच के द्वारा सांसद का घेराव किया गया, संसद का घेराव किया गया। और कितने सौ लोग गिरफ्तार हो गए? 4500। क्योंकि अभी पीएससी का जो लेवल जा रहा है तो 4500 याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आज जो पढ़ रहे हैं उसको कोई नहीं पढ़ा है ना, आप पूछोगे किसी से तो नहीं मेरे पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब बताइए 1994 में ही कल क्या पढ़े थे? ऑनलाइन वालों से मैं पूछ रहा हूं, फिर ऑनलाइन वालों से भी पूछूंगा। ठीक है, सुजाता दुक्कड़ और महिमा, डॉक्टर महिमा, दोनों आप बताइए। ठीक है, कल 1994 में क्या पढ़े थे? सर विधायक गोपाल, सर वो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ और पारित हुआ पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। हाँ ठीक है, ये पढ़े थे। हाँ, अब उसमें आज हल्का से वहीं पे जाओ, एडिट करो सभी लोग। चल अब ऑफलाइन वाले को बताइए क्या हुआ था 1994 में? क्या? गोपाल परमार, सही है। ठीक है, तो वहीं पे जाओ 1994 में, गोपाल परमार में सभी जाइए, थोड़ा सा एडिट कीजिएगा। 4 मार्च और 18 मार्च, कैसे? इधर देखिए ध्यान से, गोपाल परमार के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, गोपाल परमार कल जो पढ़े थे वहीं पे एडिट कर लेना। गोपाल परमार के द्वारा 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, 4 मार्च को। ठीक है, और 18 मार्च 1994 को अशासकीय संकल्प पारित हुआ। ठीक है, तो अभी जिस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आपको 4 मार्च 1894 याद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के उद्देश्य से अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, और उसे पारित कब करा लिया गया? 18 मार्च 1994 को अशासकीय संकल्प पारित करा लिया गया। क्लियर हुआ? चलिए अब एक नया टॉपिक, क्या एक चीज है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मंच, संघर्ष मोर्चा, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन। ठीक है, छत्तीसगढ़
राज्य, ये भी इसी के लिए था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण वाला। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा क्या, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी नेताओं के द्वारा उस समय छत्तीसगढ़ के जितने सभी नेता थे, जैसे कि एक हुआ क्या, सर्वदलीय मंच हुआ। तो सर्वदलीय मंच का जो था कार्यक्रम बहुत अच्छा था, ठीक है। अब इसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर एक छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। और ये जो मोर्चा का गठन किया गया कब, 1999 में। कब किया गया, 1999 में, ठीक है, 1999 में। और जिसके प्रमुख नेता बने अपना विद्याचरण शुक्ल जी। देखो अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बुक में लिखा ही नहीं है अध्यक्ष बोलकर, समझिए बात। लेकिन प्रमुख नेता कौन बने हैं, विद्याचरण शुक्ल जी, अर्थात उनका योगदान इसमें बहुत रहा, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा गठन, ठीक है, यहां पे भी लगभग लिख लीजिएगा, रीजन लगभग इसका बोल रहा हूं, स्पष्ट नहीं बोला है किताब में जिसमें आप दावापत्ती कर सकते हो कि 1999 में, ठीक है। लेकिन अगर लगाना हो कोई डेट तो 1999 लगाने लायक दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, पीएससी जो पूछ रहे एक एक शब्द का अर्थ को देखते हुए प्रश्न पूछ दे रहा है, तो हम भी वैसे ही तैयारी करेंगे तब जाके 100 में से 60-70 बने। कठिन पीएससी फ्री वाला ना, और बाकी एग्जाम में तो लगभग पूरा बनेगा। तो इधर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा गठन लगभग 1999 में हुआ था। और इनके प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता जो थे हमारे कौन, विद्याचरण शुक्ल जी, विद्याचरण शुक्ल। लिखिए सभी, प्रमुख नेता कौन हुए, विद्याचरण शुक्ल जी। ठीक है, हाँ। अब उस समय 1999 के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले रहे होंगे बताओ। 1999 के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले रहे होंगे, 16 जिले, 16 जिले था, ठीक है। 1998 में 9, ठीक है। और उससे पहले ये सारे, उससे पहले कितना, देखो 1861 में 3, जिसमें से एस तो बाहर कर दो 2। 1906 में कौन सा, दुर्ग 3, ठीक है। फिर उसके बाद एसआरबी 3 3 6, ठीक है। और राजनांदगांव 7 और 9 16, ठीक है। तो हुआ क्या था, अब देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा उस समय 16 जिलों में अलग अलग सम्मेलन का आयोजन किया, 16 जिला में। और ये आयोजन करने का जो लगभग श्रेय विद्याचरण शुक्ल को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा 16 जिलों में सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्देश्य, हम जिला वाइज अगर आयोजन करेंगे तो आंदोलन बहुत अच्छा होगा, वृहद रूप में होगा। ऐसा उद्देश्य लेकर 16 जिलों में अपने जिला सम्मेलन का आयोजन किया छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का, जिसमें से प्रमुख आपको याद रखना है 30 मई 1999 को हुआ जगदलपुर में, ठीक है। 30 मई 1999 को कहां हुआ, जगदलपुर में, याद रखिएगा 30 मई 1999 को जगदलपुर में हुआ, जगदलपुर में हुआ। लिखो लिखो, साथ में लिखते जाओ। 30 मई 1999 को जगदलपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। हो गया इतना, हाँ। अब देखिए 30 मई हुआ 1999 को जगदलपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इसके बाद आते हैं, याद रखिएगा 24 जून, और 24 जून से 2 जुलाई
ये दो चीज अच्छे से याद रखना, 24 जून और 24 जून से 2 जुलाई। क्या चीज, इधर देखिएगा ध्यान से। 24 जून 1999 को 24 जून 1999 को धिक्कार दिवस मनाया गया। धिक्कार दिवस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 24 जून 1999 को धिक्कार दिवस। तो 24 जून से 2 जुलाई 1999 को, 24 जून से 2 जुलाई 1999 को जो है जेल भरो, ठीक है, जेल भरो आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? जेल भरो आंदोलन चलाया गया। ठीक है। अब इसी में आते हैं 20 जुलाई। आज स्याही खत्म हो गया, मैं डाल के आया नहीं इसमें। 20 जुलाई और 25 जुलाई, ये भी याद रखना। ये कब? 1999 को। दोनों चीज याद रखिएगा, 20 जुलाई 1999, 25 जुलाई 1999। 20 जुलाई 1999 और 25 जुलाई 1999 क्या चीज? तो 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद किया गया, ठीक है। 25 जुलाई 1999 को संसद भवन का घेराव किया गया। किसका घेराव किया गया? संसद भवन का घेराव किया गया, जिसमें यहां से सभी नेता, कर्मचारी, सभी लोग भाग लिए, समर्थक सभी लोग भाग किए। और यह बताया गया है कि लगभग 11,278 लोग दिल्ली में गिरफ्तार हुए। एक बार फिर से देखिएगा, सभी लोग वापस सुनो, ऑनलाइन वाले भी। 20 जुलाई 1999 को क्या किया? छत्तीसगढ़ बंद। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा के द्वारा ही 25 जुलाई 1999 को संसद भवन का घेराव किया। और सूत्रों के अनुसार 11,278 लोग कहां गिरफ्तार हुए? दिल्ली में। और उस समय कितने गिरफ्तार हुए थे? 4500। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? हो गया? हाँ, चल नोट कीजिए जल्दी इसको। हो गया सभी का? हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, ये लगभग 26 जुलाई 1999 की बात है, ठीक है। और यही सब दबाव को देखते हुए इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और क्या बोल के गए थे? 11 सांसद दो और मैं छत्तीसगढ़ दूंगा, ठीक है। तो ये वो, और ये जो संसद भवन का घेराव किया, वचन भी बोले थे, तो ये सभी दबाव में आकर सीधा 1 साल बाद 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत और पारित कब? 31 जुलाई को। और राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित और राष्ट्रपति हस्ताक्षर और छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर कंप्लीट हुआ। क्लियर हो गया? समझ गए? अब कहानी पूरा हो। लेकिन अभी भी थोड़ा से हल्का से ऐसे डिब्बा बना के हल्का से लिखेंगे सभी लोग। अन्य संगठन के द्वारा प्रयास, अन्य संगठन के द्वारा प्रयास, ठीक है। अन्य संगठन के द्वारा प्रयास, हाँ, तो पहला लिखिए शिवसेना के द्वारा। शिवसेना जानते हो? तो छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा संसद का घेराव किया गया। कब? कोई जानकारी नहीं है। अब जब जानकारी नहीं है तो अपने मन से नहीं लिख सकते वहां पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा संसद भवन का घेराव किया गया दिल्ली में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। 9 अप्रैल 1995 को, या 9 अप्रैल 1995 से 95, 9 अप्रैल 1995 से दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में
धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। हो गया। चलिए अब अगला लिखिए, एक हल्का से सभी लोग लिखेंगे। आजाद छत्तीसगढ़ फौज के आजाद छत्तीसगढ़ फौज के ललित मिश्रा व रमेश चंद्राकर ने ललित मिश्रा व रमेश चंद्राकर ने युवा वर्ग को इस आंदोलन से जोड़े रखा। आजाद छत्तीसगढ़ फौज के ललित मिश्रा व रमेश चंद्राकर ने युवा वर्ग को इस आंदोलन से जोड़े रखा। ठीक है। हाँ, अगला लिखिए, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान बाईस जनवरी 1995 को रायपुर में स्थापित किया गया। मतलब रायपुर में गठन किया गया अस्मिता, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन रायपुर में। कहां? तो ये कहां है देखो तो, किसी ज्ञात होगा तो टूरी हटरी ऐसे दिया है जगह का नाम। रायपुर के टूरी हटरी में जगह का नाम। ठीक है। कहां है? कहीं पुरानी बस्ती में है, उसी को बोलते क्या, टूरी हटरी? पुरानी बस्ती वाले कोई ऑनलाइन में है क्या जिनका घर है आसपास? तो चलो कोई भी रहे, हमें तो रटना है, लेकिन कौन सी जगह रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, पता चल जाएगा। तो अभी है, देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन कब किया गया? बताओ कब किया गया? 1995, 22 जनवरी 1995। कहाँ किया गया? रायपुर में। ठीक है, रायपुर में किया गया। तो रायपुर के किस जगह पे? टूरी हटरी जगह पे। ठीक है, अब ये पता रहता कि कहाँ पे है, एकदम कंफर्म वाला कल पता चलेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। रायपुर में ही है, पुरानी बस्ती में ही वो तो है जी, पुरानी बस्ती में वो है क्या, वो जो एक मंदिर है महामाया मंदिर जाने वाला रास्ता, महामाया मंदिर के बगल का जो छोटा मार्केट है वही उसे बोलते हैं। अच्छा वही है ना। हाँ चलो धन्यवाद, चलो वही है बोल रहा है। तो ब्रैकेट में ना पुरानी बस्ती महामाया मंदिर के मार्ग में ऐसे लिख लिया रहो, ताकि होता क्या है जब याद करते हैं पढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है, नहीं तो टूरी हटरी बोल के याद करना पड़ेगा। अब ऐसे भी ब्रैकेट में लिख लोगे ना तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, पुरानी बस्ती महामाया मंदिर के जाने वाले मार्ग पे। मेरे याद है वहां पे हटरी बाजार लगता है, कभी बूढ़ा तालाब जाओगे तो नहीं रहता है बाजू में राइट साइड। हाँ चलो ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब आते हैं इसके प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे, तो लिखिए इस संस्थान के प्रथम बैठक में आचार्य सरयूकांत झा, आचार्य सरयूकांत झा अध्यक्ष थे। हाँ, अब इसमें उपस्थित सदस्य कौन थे तो नाम लिख लीजिए। डॉक्टर मन्नूलाल यदू, डॉक्टर मन्नूलाल यदू, डॉक्टर पी.एल. मिश्रा, डॉक्टर राम कुमार बिहार, केऊर भूषण, रमेश नैयर, ठीक है। नीचे नोट करके लिखिए अंतिम पॉइंट,
अस्मिता संस्थान के द्वारा 108 से भी अधिक 108 से अधिक बैठक का आयोजन किया गया था। एक 108 से अधिक बैठक का आयोजन किया गया था। 108 से अधिक बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अब आपका छत्तीसगढ़ निर्माण खत्म हो, कंप्लीट हो। ऑनलाइन में किसी का कुछ छूटा होगा तो आप पूछ लो। ऑनलाइन में यदि लगता है कि सर मेरा ये वाला छूट गया है या ये समझ नहीं आया, हाँ कौन सा वाला बताओ? इस पॉइंट से पहले वाला सर, 5वां पॉइंट। नाम बताओ ना, टॉपिक कौन सा? इधर का 5वां? नहीं सर, अभी जो बताया हाँ। उसका, अभी लास्ट बताया अच्छा, उससे पहले वाला। अच्छा अभी जो बताया हूं उसके पहले वाला बोल रहे हो? जी चलो जी। ठीक है, देखो हम लोग इसमें ये अन्य संगठन में बोल रहे हो ना, ठीक है, तो अन्य संगठन में देखिए सभी लोग, एक हम लोग पढ़े कि छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा पढ़े ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा संसद घेराव किया गया, एक हो गया। दूसरा क्या पढ़े, किसके द्वारा? दाऊ किसके द्वारा? आनंद कुमार के द्वारा। दाऊ आनंद कुमार के द्वारा क्या किया गया? धरना प्रदर्शन किया गया उनके नेतृत्व में। ये पढ़े दूसरा पॉइंट। देखिएगा फिर से, पहला पॉइंट पढ़े कि छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा संसद घेराव किया गया दिल्ली में, एक। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े? दाऊ आनंद कुमार के द्वारा धरना प्रारंभ किया गया जो वर्षों तक चला। फिर तीसरा क्या पढ़े? इसके आजाद छत्तीसगढ़ फौज। आजाद छत्तीसगढ़ फौज में दो व्यक्ति थे। कौन? ललित मिश्रा और रमेश चंद्राकर। ललित मिश्रा और रमेश चंद्राकर दो लोग थे। ये आजाद छत्तीसगढ़ फौज, आजाद छत्तीसगढ़ फौज के दो नेता रमेश चंद्राकर और ललित मिश्रा, दोनों ने युवाओं को इस आंदोलन से जोड़े रखा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। 3 पॉइंट हुआ। चौथा क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन 22 जनवरी 1995 में रायपुर के टूरी हटरी, ठीक है, टूरी हटरी। ये टूरी हटरी कहाँ है? पुरानी बस्ती में है, ठीक है। महामाया मंदिर जाते हैं तो उसी के रास्ते में है ना बाजार, ठीक है, बहुत भीड़ रहता है वहीं पे, शाम को जाओगे तो, ठीक है। तो टूरी हटरी जो है वहीं पे छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन किया गया 22 जनवरी 1995, जिसके जो अध्यक्ष प्रथम बैठक में जो बने, प्रथम बैठक में डॉक्टर सरयू कांत झा ये बने। अब उसके बाद उस बैठक में बहुत से लोग उपस्थित थे। तो वो जो बहुत से लोग उपस्थित थे, याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट रीडिंग तो जरूर करना। मन्नूलाल यदू थे, श्री राम कुमार वो थे, बिहार थे, ठीक है, राम कुमार बिहार। दूसरा मिश्रा, PL मिश्रा और रमेश अय्यर और केऊर भूषण, और कोई थे क्या? इतने लोग वहां पे शामिल थे, सदस्य थे। अब इसके बाद शायद एक पॉइंट और पढ़े हैं, 108 से अधिक सम्मेलन किया गया, बैठक किया गया, बस इतना है, ठीक है। तो और ऑनलाइन वाले को किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। ये राज्य निर्माण आपका टॉपिक कंप्लीट। किसी भी कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट, ठीक है। और इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा नहीं, और इससे ज्यादा कहीं अगर पूछ दिया तो किसी से नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन आज जो पढ़े हो वो बहुत सारे लोग नहीं पढ़े रहते हैं, और आपको काम वही करना है कि दूसरे से 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनने के लायक पढ़ना है, अगर कठिन प्रश्न आया तो, ठीक है। तो इसी कारण एग्जाम डेट आने से पहले तक इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी एक ही एग्जाम का डेट आया है, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, लेकिन फिर भी से कोई चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो फायदा मिलता है। अन्य एग्जाम में मिलता है, उसी एग्जाम में मिलता है,
चलिए अब देखो, हम लोग जिला गठन पढ़ लिए हैं, रट डाले हैं पूरा। राज्य गठन भी हो गया, ठीक है, जिला गठन भी हो गया और राज्य गठन भी हो गया। एक चीज दोनों के बीच का बचा है, संभाग। ठीक है, तो अब चलिए हेडिंग डालिए संभाग का गठन। संभाग का गठन लिखिए। कितने संभाग? 5 संभाग है। ठीक है, तो अब इसको डिटेल पढ़ते हैं। इधर देखिए ध्यान से, सभी लोग एक मैप ऐसे छोटा सा बना लेना, सभी मैप बना लेना और मैप पे ही पढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ बना। हम लोग पढ़े थे छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? 1862। ये पढ़ चुके हैं। तो इधर, और उसका जिला मुख्यालय, सॉरी उस संभाग का मुख्यालय रायपुर। तो इधर देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? अगर प्रश्न आया, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में मिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में मिला। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 में मिला। ठीक है, और जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय क्या हुआ? रायपुर को बनाया गया। इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? रायपुर को बनाया गया। इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? रायपुर को बनाया गया। क्लियर हो गया? इतना समझ गया? ठीक है, अब चलिए, ये रायपुर है, रायपुर, ये मुख्यालय बनाया गया। अब हुआ क्या? इस तरह से 1956 में, कब? 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया। किसे संभाग बनाया? बिलासपुर को। और उसके बाद ये इस तरह से यहां पे 1981 में बस्तर को संभाग बनाया गया। ठीक है, 1900 देखो, 1862 में छत्तीसगढ़ था और उसका मुख्यालय क्या हुआ? रायपुर। ठीक है, और उसको छत्तीसगढ़ के नाम से जानते थे। लेकिन हुआ क्या? 1862 में ही रायपुर को जब मुख्यालय बनाया, 1956 में बिलासपुर बना, तो वो छत्तीसगढ़ संभाग ना होके रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, ऐसा पढ़ने न लगा। ठीक है, ऐसा होगा प्रारंभ। ठीक है, तो रायपुर का संभाग का गठन अगर पूछेगा तब 1862, छत्तीसगढ़ को संभाग बोलेगा तब भी 1865, और बिलासपुर का 1956। बस्तर, हाँ। अब इधर देखिए एक चीज, छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, उस समय कितने संभाग थे? एक प्रश्न पूछेगा, कितने संभाग थे? आप क्या बोलोगे? 3 थे। छत्तीसगढ़ राज्य के समय यही 3 संभाग थे, 3 संभाग थे। समझ गए? अब जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो 2008 में सरगुजा को संभाग बनाया गया। तो ये जो सरगुजा संभाग है, ये 2008 में संभाग बना। सरगुजा संभाग कब? ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पे आते हैं 2013 में दुर्ग संभाग बना। ठीक है, तो अगर सबसे नया अगर पूछेगा तो किसे बोलोगे? दुर्ग। तो सबसे नया संभाग दुर्ग है और सबसे पुराना बताइए? रायपुर। सबसे पुराना संभाग रायपुर और सबसे नया संभाग है दुर्ग। ठीक है, जो कब बना? 2013 में। कब बना? 2013। कब बना? 2013। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसके अलावा संभाग वाली चीजें हैं उसको तो हम जानते हैं। जैसे कि चलिए मैं ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूं पहले, ऑफलाइन वाले तो जवाब देते हैं। लाइन से सभी से पूछता हूं, किसी का नाम श्वेता है और प्रकाश, दोनों बताइए कि सरगुजा में कितने जिले हैं? बताओ अभी वर्तमान में ना, अभी आज 23 फरवरी 2022 की स्थिति में कितने जिले हैं सरगुजा में? दोनों बताओ, दोनों में से कोई भी, श्वेता और प्रकाश जी, दोनों में से कोई भी। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का, तो कृष्णा साहू जी और विमला सिद्धार्थ जी,
बोलिए। 6। 6। कौन कौन सा 6 बताओ? दोनों कृष्णा और विमला जी। मनेन्द्रगढ़ और सूर्या, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर। हाँ जसपुर 6। बलरामपुर। ठीक है, हाँ सही है सही है। खोमलाल और रश्मि जी आप बताइए, बिलासपुर में कितने जिले हैं? अभी वर्तमान में कितने जिले हैं बिलासपुर संभाग में? 8। 8 है। कौन कौन सा 8? मुंगेली, बिलासपुर, हाँ गोरेला, पेंड्रा, मरवाही हाँ और कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति हाँ। और रायगढ़ और बिलाईगढ़, सारंगगढ़। बिलाईगढ़ सारंगगढ़, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही अगर पूछेंगे तो आप ऑनलाइन वाले ही बताएंगे। रायपुर में कितने जिले? सभी बता सकते हो, ऑफलाइन वाले 5, ठीक है। और दुर्ग में कैसे 5 दुर्ग है? हाँ तो आज की स्थिति में पूछ रहा हूं 6, ठीक है। और बस्तर संभाग में 7, ठीक है। चलिए इसको नोट करो जल्दी पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए सभी ऑनलाइन वाले नोट कीजिए, मैप बना के करना, ठीक है, ऐसे में याद रहता है। और वो जो जिले विले हैं, कितने जिले तो पढ़ चुके हैं, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया। हाँ, और एक चीज मैं और लिखा चुका हूं आप लोग को कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताओ? क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर। सबको पता है क्षेत्रफल के आधार पर बस क्या, कैसे गलत गलत बोल, क्या बोल रहे हैं? वो बोला क्या गलत? कोई तो बोला तभी हंसे हैं बाकी। हाँ, प्रतिबंध लगा दूंगा बोलने में, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर सबसे बड़ा है और छोटा दुर्ग। ये मैं लिखा चुका हूं उस दिन, लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस प्रश्न पूछ रहा हूं। जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? बिलासपुर। और सबसे कम बस्तर, ये पढ़े थे हम। एक चीज और, सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? बिलासपुर। एक प्रश्न और, सबसे कम जिले? रायपुर। सबसे कम जिले रायपुर। क्लियर हो गया? कितने रायपुर में? एक हो गया। 6 जिले कौन कौन से संभाग में हैं? दुर्ग और 7 जिले किस संभाग में है? और 8 जिले बिलासपुर। बस इतना ही प्रश्न बनेगा इससे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब सभी इस हेडिंग डालिए। अब नया पॉइंट ये हो गया आपका, राज्य, जिला और संभाग का गठन हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन हो गया। अब लिखिए छत्तीसगढ़ का विस्तार। हेडिंग डालिए, छत्तीसगढ़ का भूगोल हेडिंग डाल लो आप। आज चालू होगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, आज से। छत्तीसगढ़ का भूगोल में पहला पॉइंट लिखिए, छत्तीसगढ़ का विस्तार। हाँ चलिए अब इधर देखिए सभी, छत्तीसगढ़ का विस्तार में क्या पढ़ते हैं? अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले हल्का से समझिएगा। अक्षांश रेखा ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये दो चीज को समझना है पहले, ठीक है। और इसी अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ते हैं, उसी को ही अक्षांशी विस्तार बोलते हैं, अक्षांशी विस्तार, ठीक है। और इसी के बारे में जो पढ़ते हैं उसको देशांतरी विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतरी विस्तार, ठीक है। पहले इसको समझिएगा, जैसे कि पहले समझिएगा, पेपर में नहीं आएगा, बट समझने के लिए है। एक जैसे कि ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, ठीक है। यहां पे भी एक ग्लोब है, ग्लोब बोले तो पृथ्वी, ठीक है। स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूम में रहता है, देखे होंगे सभी, ठीक है। ये ग्लोब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पहले समझिएगा, एक मध्य से एक रेखा गुजरे रहती, ठीक है, मध्य से, जो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ये चूंकि ये ग्लोब है, अर्थात ये पृथ्वी है, भूमि है कि नहीं है, तो ये दोनों के मध्य से है, इसी कारण इसका नाम है भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये ग्लोब है, अर्थात एक गोला है, गोला है ना, पीके मूवी देखो, ये गोला वाले बोलते, तो ये गोला है, इसके दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो ये गोले का आधा ऊपर, और चूंकि ये कौन सी दिशा में है? उत्तर, और ये कौन सा है? दक्षिण, है कि नहीं है? तो देखिए, उत्तर में जो है वो उत्तरी गोलार्ध हुआ, गोले का आधा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध हुआ, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अभी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए पहले समझिएगा, दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ये सिर्फ सब कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला, और ये मध्य वाली रेखा कौन सा है? भूमध्य रेखा। समझ गए बात? अब इधर देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, इसी के समानांतर ऐसे रेखा, बहुत सारी रेखाएं ऐसे रहती है, समानांतर रेखाएं, बहुत सारी समानांतर रेखाएं ऐसे गोल गोल घूमा रहता है। मतलब मान के चलिए, ये सामने में आप ये वाला लाइन देख रहे हो ना, यही लाइन पीछे की ओर है, क्योंकि ग्लोब रहता है तो ऐसे गोल आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर सामने अगर कोई अंश यहां से यहां तक गया है, ठीक है, कोई रेखा, तो यही रेखा ऐसे गोल घूम के यहीं पे आएगी। समझ गए बात? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब इधर देखिए ध्यान से, जो ये भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की ओर है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं हैं उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, अक्षांश रेखा। अब ये भूमध्य रेखा की ऊपर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में जितने अक्षांश रेखाएं गुजरी है उसी को ही उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्लियर हो गया? समझ गए बात? ठीक है। अब देखो, अब हमें जो छत्तीसगढ़ में चाहिए वो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पेपर में नहीं आएगा, हमें तो छत्तीसगढ़ में पहुंचना है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहां पे है इंडिया, ये जो भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे, ये इंडिया का है। तो बताइए, इंडिया में अर्थात भारत में कौन सा गोलार्ध में है भारत? तो भारत से यदि कोई अक्षांश रेखा गुजरेगी तो कौन सा अक्षांश रेखा होगा? उत्तरी। दक्षिणी कभी गुजरेगा क्या? गुजरेगा क्या? हाँ, इसी चीज को बताने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मान के चलिए ये भारत है, छोटा सा भारत बना देते हैं, भारत का मैप, ये छोटा सा भारत का मैप बना दिए, ठीक है, और इसको मान के चलते हैं भूमध्य रेखा है,
कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा की ऊपर की ओर क्या है? अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। और जब भारत की इस सीमा से कोई रेखा गुजरेगी यहां पे, ठीक है, तो ये कौन सा अक्षांश रहेगा बताओ? उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, चाहे वो कोई भी नंबर का हो, लेकिन उत्तरी अक्षांश होगा ना, होगा ना। अगर यहां से गुजरेगा तो, और यहां से होगा तो, और यहां से होगा तो, यहां से होगा तो उत्तरी अक्षांश ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और यही चीज अगर ये छत्तीसगढ़ से यहां से अगर गुजरे तो होगा। अगर छत्तीसगढ़ के यहां से गुजरे तो होगा ना। कभी दक्षिण होगा क्या? नहीं। बस यही चीज को याद दिलाने के लिए, क्योंकि होता क्या है, अगर हम समझे नहीं रहते तो गलती में इसको दक्षिणी पढ़ लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये दक्षिण है और ये उत्तर है, गलती हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को गलती ना हो बोल के इस ग्लोब को बताना पड़ा, ताकि मन में बैठे कि उत्तरी अक्षांश ही है। बस उसका नंबर हमें याद करना है कि कौन से क्रम, कौन से नंबर है। 17 अंश 46 मिनट। देखो, एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश यहां से गुजरती है ऐसे। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी जिला, ये जो सुकमा है, ये कौन सा जिला है? सुकमा है। और इसके नीचे वाले छोर से 17 अंश 46 मिनट कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश गुजरती है। समझ गए? अर्थात छत्तीसगढ़ का सीमा प्रारंभ कितने अक्षांश से होता है बोलेंगे तो 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होता है और 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 अंश 5 मिनट कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां तक छत्तीसगढ़ का विस्तार, उत्तरी विस्तार। अगर अब पूछेगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार क्या है, तो क्या बोलोगे? यहां से लेकर यहां को आपको बताना है। ठीक है, समझ गए बात? तो 17 अंश 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार है। क्लियर हो गए? क्लियर? हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी कितना किलोमीटर है? ठीक है, तो याद रखिएगा 700 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 700 किलोमीटर है। या इसी को 700 से 800 किलोमीटर भी देगा तब भी मान लेना वही है। एक्चुअल पे ये 700 को ही आपको याद रखना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, 700 से 800 भी दिया रहता है। ठीक है, तो आपको 700 किलोमीटर को ज्यादातर याद करना कि यहां से यहां तक किसी दूरी किलोमीटर। तो देखोगे छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे तिरछा है, तो सर ये तिरछा नापते हैं क्या? नहीं, एक्चुअल पे ये अक्षांशों के मध्य की दूरी है। ठीक है, अक्षांशों के मध्य की दूरी है तो वो तिरछा नहीं हो सकता, वो तो सीधा अपने लाइन पे है। ठीक है, तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी मतलब यहां से यहां तक की मध्य दूरी 700 किलोमीटर है लगभग। तो इसी कारण छत्तीसगढ़ का ये जो उत्तर से दक्षिण अगर पढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण दूरी कितना है अगर कभी पूछा, या अक्षांशी दूरी कितना है पूछा, 700 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? अब आते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है अगर पूछेगा तो कौन सा है दक्षिणी जिला बताओ? सुकमा। छत्तीसगढ़ का ये सबसे उत्तरी जिला अगर पूछेगा तो कौन सा बताओगे? कौन सा बताओगे? बलरामपुर। सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर बोल सकते हो। क्लियर हो गया? समझ गए बात? पहले इसको नोट करो फिर आगे, सभी ऑनलाइन वाले भी नोट करो फिर आगे बताऊंगा। सभी नोट कीजिएंगे।
जल्दी बनाइए सभी, तभी इसको नोट कीजिए जल्दी। ये नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट ये समझने के लिए था, ठीक है। हल्का से छोटा सा बना दो, जब रिवीजन करोगे तो काम आएगा। हो गया? चलिए अब इधर देखिए ध्यान से। अब एक चीज और पढ़ते हैं, मैं हल्का से मिटा रहा हूं, सभी सामने इधर देखो ऑनलाइन वाले जी। चलो एक चीज सभी सामने ध्यान से देखना, ये जिला को बलरामपुर को हम बना देते हैं ये इस तरह से, ठीक है। और ये जो है हम पूरा संभाग बना देते हैं ये वाला, ठीक है। ये हो गया ये, ये, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए? चलो अब इधर देखिए सभी थोड़ा सा, ताकि क्या होता है मैप पे समझ आ जाता है। हाँ, ये देखो ध्यान से, ये कौन सा जिला है? मनेंद्रगढ़, सभी जानते हो मनेंद्रगढ़ है। ये वाला कोरिया है, ये वाला सूरजपुर, ये वाला बलरामपुर, ये वाला और ये वाला सरगुजा। ये समझ गए? तो चलिए एक क्या होता है, जैसे कि ये कितना अंश है? 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इससे अगर आधा कम करोगे तो 23 अंश, ठीक है, मतलब 23.5 अंश बोल सकते हैं इसको, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है। तो और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से, इसे ही कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये कर्क रेखा, अभी 2 मिनट के लिए आप इसको मिटा दो, इसको अगर मिटा दो, ठीक है, तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है अगर पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ के, ये देखिए ये कितने जिलों से गुजर रही है कर्क रेखा? 3 जिला से गुजर रही है। लेकिन यहीं पे अभी जो एक नया जिला बना है, इसको अगर शामिल कर दें तो 4 जिला कर्क रेखा। क्लियर हो गया? तो इधर देखिए ध्यान से, यहां पे नोट करके ऐसे लिखना है, देखो पूर्व में, ठीक है, पूर्व और अभी वर्तमान ऐसे लिखना, क्योंकि प्रश्न क्या दे रहा है वो जाने, ठीक है। तो वर्तमान में 4 जिला से गुजरती है, ठीक है। और अगर कहा जाए कब घोषणा हुआ है? 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो ये 15 अगस्त 2021 से पहले तक कितने जिला से? 3 जिला से। लेकिन जब मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जब बना, तो अभी वर्तमान में कितने जिला? 7 जिला। क्लियर? सॉरी 4 जिला, 4 करते करते चुपचाप रहा, मैं 7 समझा, ठीक है, प्रतिबंध दमन पे बोलने पे, ठीक है। 4 जिला, ठीक है, 1 2 3 4। और ये अभी चूंकि ये नया डाटा है, इसी का इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी पीएससी प्री के अलावा जितने एग्जाम होगा उसके लिए। तो चलिए जल्दी नोट कीजिए 4 जिला बोल के। दमन क्या है ना, आप सही भी बोलता है गलत सुनाई देता है। एक होता है ना कि एक आदमी में गलत गलत के लिए छवि बन चुका है, गलत बोलता है बोल के, तो वो सही भी बोलेगा तब भी गलत लगेगा। कोई दूसरा गलत बोलेगा तब भी आप ही का नाम होगा। इसका लास्ट में कुंटनियम अकेले बैठे रहकर या उधर एकदम सामने आमने कहीं पे अकेले बैठा कर।
चलिए हो गया सभी का। हाँ, एक पॉइंट हल्का से लिखेगा, जैसे कि एक बैकुंठपुर है, यहाँ पे कोरिया में बैकुंठपुर है, उसके बारे में एक हल्का से लिखेगा। बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, निकट है। बैकुंठपुर कोरिया जिला में है, बैकुंठपुर कर्क रेखा के अधिक निकट है, सर्वाधिक निकट है। अगर कहा जाए कर्क रेखा के निकट कोई शहर है क्या, तो बैकुंठपुर। हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम किसमें, देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या होता है, पहले इधर सभी सामने देखिए, ये जैसे कि एक ग्लोब, बस एक पॉइंट और ये वाला, ये ग्लोब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इधर सुनिएगा ध्यान से, एक जो रेखा है इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, और इसी रेखा से ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे जो है बहुत सारी रेखाएं ऐसे रहता है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। ये अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में भारत का भूगोल में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे रहता है। तो होता क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, ये बीच वाला जो लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये जो बीच वाला है, इसी के पूर्व साइड जो है, उस देखो ये सभी रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं। इधर देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा के ये लंबवत इस तरह से ऐसे जो रेखाएं हैं उसी को ही देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा के इस ओर जो है इसको पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं। कौन सा देशांतर रेखा, पूर्वी। और इस ओर जो है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर। अब इसमें आते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, ये हो गया पूर्वी देशांतर रेखा। अब भारत की स्थिति क्या है, तो भारत जो है यहां पे है, यहां भारत। ठीक है, मतलब देखो एक्चुअल पे ये जो है 90 और 90 180 का रहता है ऐसे पीछे। सामने जो दिख रहा है, जैसे कि इसमें क्या था, जैसे कि इसमें हम लोग अक्षांश रेखा में क्या किए थे, यहां से आकर यहां तक ऐसे गोल घुमाए थे। तो जो सामने में अगर 10 अंश है तो पीछे भी वही 10 अंश है। लेकिन जब देशांतर रेखा करते हैं क्या होते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आते हैं, और ये ऐसे घूमता नहीं है, बस ऊपर से नीचे। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ेगा तो उस समय अच्छे से बताता हूं, अभी उसकी जरूरत नहीं है बोल के नहीं बता रहा हूं। तो इसी कारण क्या है, इसमें जो ये वाला दिख रहा है यहां से यहां तक 90 और इसके पीछे साइड भी 90, तो इस तरह से लगभग 180 पूर्वी देशांतर है। तो जब पश्चिमी आएंगे तो वो भी 180 ऐसे रहता है। क्लियर हो गया, समझिए बात। तो अब इधर देखिए भारत इस तरह से, अर्थात इधर भी है और ऐसे पीछे साइड भी भारत आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलो ये पेपर में भी नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा, ये भारत का पार्ट है। भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो बता दें। अब बताओ, भारत पूर्वी देशांतर वाला पार्ट में है, तो यदि भारत से कभी कोई रेखा गुजरेगी देशांतर रेखा, तो कौन हो सकता है, पश्चिमी कभी होगा क्या, होगा क्या? तो बताओ, अगर भारत के यहां से अगर कोई रेखा गुजरेगा तो कौन सा रेखा रहेगा? अगर ऐसे ऊपर से नीचे अगर लंबवत हुए हैं, देखो क्षैतिज इसको बोलते हैं, लंबवत इसको बोलते हैं। तो अगर कोई लंबवत रेखा है ऐसे गुजरा है भारत से, तो वो कौन सी देशांतर रेखा है? और भारत से कौन सा देशांतर गुजरेगा? अगर यहां से गुजारे तो, यहां से गुजारे तो, अब यहां से गुजारे तो देशांतर हो गया। तो सेम छत्तीसगढ़ से यदि हम यहां से कोई रेखा गुजारे, छत्तीसगढ़ से इस तरह से कोई रेखा, सुन, छत्तीसगढ़ से इस तरह से कोई रेखा यहां से ऐसे गुजारे, ठीक है, तो ये कौन सी रेखा होगी? पूर्वी। तो वैसे ही यहां से जब गुजारे, यहां से, चाहे ना मेरा मैप ना ऐसे सीधा बनता है और छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, ठीक है, तो बस एक ही टॉपिक आईएसटी रेखा जो है
उसमें और देशांतर रेखा में ना मेरा मैप मजा नहीं आता। अब एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग मैप का प्रैक्टिस करूं पॉसिबल नहीं है, बोलते नहीं क्या। चले ध्यान से सुनिएगा सभी। देखो ये जो रेखा है जो छत्तीसगढ़ से चालू हो रहा है 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर। 80 अंश 15 मतलब ये 90 तक बोला हो ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मैप इधर है, हल्का से इधर कर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किसमें है? 80 अंश 15 मिनट चालू होता है और ये जो 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अर्थात ये जो है 80 अंश कितना मिनट? 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर। 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हुआ? हाँ, अब इधर देखिए ये जो रेखा है यहां से यहां, ये जो 80 अंश 15 मिनट से ये जो है कितना है, दूरी कितना है अगर पूछेगा, 435 किलोमीटर की दूरी है। कितना किलोमीटर की दूरी है? 435 किलोमीटर की दूरी है। कितना किलोमीटर? 435 किलोमीटर। अब देशांतरी विस्तार यदि पूछा छत्तीसगढ़ का तो 80 अंश 15 मिनट, 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अगर पूछा प्रश्न में कि पूरब से पश्चिम दूरी कितना है, तो एक्चुअल पे ये दो रेखाओं के मध्य के लिए पूछ रहा है और ये दूरी है 435 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब यदि पूछा छत्तीसगढ़ में अक्षांशी विस्तार, छत्तीसगढ़ में अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार किसका ज्यादा है अगर पूछेगा, क्या बोलोगे? किसका विस्तार ज्यादा फैला हुआ है? अक्षांशी विस्तार का। तो इसका विस्तार ज्यादा फैला हुआ है, आप समझ जाइएगा, और इसका विस्तार कम है। क्लियर हो गए? समझिए बात। हाँ, अब छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा सबसे, देखो यहां से जसपुर जिला से जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, अर्थात सबसे पूर्वी जिला कौन होगा बताओ? जसपुर। और ये जो जिला है, ये वाला जिला है, ये इस तरह से जिला है। यहां कौन सा जिला ये हुआ? बीजापुर। कौन सा जिला? बीजापुर। तो अगर सबसे पश्चिमी अगर पूछेगा जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बताओ? बीजापुर। सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर और सबसे पूर्वी जिला जसपुर। सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। हाँ, इसी को याद करने के लिए ना एक हल्का से ऐसे कर लेना, ज्यादा मस्त अच्छा होता है। ऐसे यदि गोला बना लो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये हो गया आपका बलरामपुर जिला, ऐसे करके नोट कर लेना। ये सुकमा, ताकि रिवीजन में मस्त अच्छे से काम आता है। ये बलरामपुर, ये सुकमा, और ये पूर्वी में कौन सा है? जसपुर। और ये पश्चिमी में कौन सा है? वो कौन सा? बीजापुर। इस तरह से नोट कर लेना, एक बना देना। क्लियर हो गया? चलिए पहले इतने को नोट करो, फिर आगे आते हैं। बस 2 मिनट और, फिर ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जल्दी नोट करो सभी।
चलिए ऑनलाइन वाले को हो गया, ठीक है। 2 सेकेंड ना, सभी ऑनलाइन वाले आप लोग को ना IST रेखा के लिए सीधा यहाँ पे ले जाता हूँ, चमक रहा है लेकिन चाहे ऑफलाइन वाले इसको देख सकते हैं यहाँ से, बट ऑनलाइन वाले अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा। 2 मिनट ना, अभी सभी मैप सबको दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट चमक रहे हैं, 2 मिनट ना, लाइट ना चमके, अपने जहां पे जरूरत, हाँ अब नहीं चमक रहा। तो चलिए इधर देखिए ध्यान से। अब जितने ऑफलाइन वाले इस मैप को देखना, क्योंकि ना मेरा जो मैप है तिरछा नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इधर देखिए सभी सभी, ठीक, इधर ऑनलाइन वाले ध्यान से देखना, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। अभी जैसे कि कर्क रेखा हम लोग पढ़े, कर्क रेखा, तो इस तरह से यहां से इस तरह से कर्क रेखा को ऐसे गुजारे हैं, ठीक है। कर्क रेखा को कैसे गुजारे थे? ये इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे कर्क रेखा को गुजारे थे, 4 जिला गुजारे थे। कौन कौन सा? ये आपका चिरमिरी हुआ, कोरिया हुआ, सूरजपुर और बलरामपुर, ये चारों जिला से। ऑनलाइन वाले कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार कोई यस या नो बोलो। यस सर। यस सर, दिख दिख रहा है ना? हाँ, तो देखिए ये आपका हो गया कौन सा? मनेन्द्रगढ़ वाला हो गया, ये कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया और ये बलरामपुर। ये 4 जिला पढ़े थे, कौन सा? कर्क रेखा, कर्क रेखा पढ़े थे, चारों जिला में पढ़े थे ना। चलिए अब इधर देखिए, जब IST रेखा एक होता है, क्या जो है IST रेखा होता है, मैं भी उधर बोर्ड साइड जाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। IST रेखा जिससे भारत की जो समय का निर्धारण होता है, भारत का समय का निर्धारण 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पे होता है। कौन सा अंश? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पे होता है, जो भारत के 5 जिलों से होकर गुजरती है, 82.5 अंश, ठीक है। उसको अभी बताऊंगा उधर जब बोर्ड साइड ले जाऊंगा तब। लेकिन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से? तो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं अभी वर्तमान में 8 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? हाँ, तो इधर देखेंगे ध्यान से, आप लोग सभी लोग लिखो, तो पहले बोर्ड जब उधर जाएगा तो मैं बता दूंगा, और एक बार अभी लिखो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। कॉमा करके या ब्रैकेट करके लिख लीजिए IST रेखा, भारतीय मानक समय निर्धारक रेखा। पहले मेरे समझाना था फिर इधर आना था, कोई बात नहीं, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर उधर जाएंगे, ठीक है। IST रेखा भारत का समय निर्धारक रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं। इसको बोलते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को बोलते हैं। क्लियर? छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? लिखो, और आंसर क्या है? 8 जिला। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है अगर पूछा तो आंसर है 8 जिला, वर्तमान में 8 अभी, ठीक है। अब कौन कौन सा, चलो इधर देखो सभी सामने, इधर देखेंगे सभी कौन कौन सा जिला, तो इधर देखो सामने सभी, ये इस तरह से ऐसे गुजर रहा है। इधर देखो, ये इस तरह से ऑनलाइन वाले देखेंगे। ये बताइए ये पहला जिला कौन सा जा रहा है? यहां पे बता, सूरजपुर जा रहा है। अब उसके बाद कोरिया, फिर उसके बाद देखो, ये एक बार फिर से, ये सूरजपुर में हल्का सा गुजरा, कोरिया से गुजरा, ठीक है। ये उसके बाद कहा? मनेन्द्रगढ़ से गुजरा, 3 हुआ। मनेन्द्रगढ़ से जैसे नीचे की ओर है, कौन सा? ये कोरबा, कोरबा है। कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के नीचे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के नीचे महासमुंद, और सबसे नीचे ये क्या सा? गरियाबंद, ठीक है। तो अब देखो, सूरजपुर 1, कोरिया 2, मनेन्द्रगढ़ 3, कोरबा 4, जांजगीर 5, बलौदा बाजार 6, महासमुंद 7 और गरियाबंद 8, ठीक है। ये 8 जिले का नाम सभी लिखो अपने कॉपी में। IST रेखा
भारतीय मानक समय निर्धारक रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो ये 8 जिले का नाम सभी लिखेंगे। आठ जिले का नाम सभी लिखेंगे, जल्दी लिखो। हो गया? हाँ, चलिए अब एक प्रश्न लिखिए सभी। कर्क रेखा और आयष्टी रेखा किस जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती है? तो इसमें कौन सा जिला दिख रहा है? देखो, कोरिया दिख रहा है। तो लिखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस जिले में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रॉस करती है? तो उसका आंसर क्या है? कोरिया। यहां पे देख लीजिए सभी ऑनलाइन वाले, इधर देखो, ये इस तरह से ऐसे और ऐसे, ये देख कोरिया में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, समझ गए सभी? चलो अब बोर्ड साइड ले जाता हूं इसको। ऐसे बोर्ड में ना वो समझ नहीं आता, मैप पे समझ गए सभी? एक चीज क्या है, जैसे कि अभी 82.5 पूर्वी देशांतर बोला हूं, 82.5 पूर्वी देशांतर, देख लीजिए 2 मिनट। 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये जैसे कि 80-15 है, ये 84-25 है, तो इसके मध्य से ही तो गुजर रहा है 82.5, और इसी कारण छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा 8 इंपॉर्टेंट है? क्रॉस कहाँ पे होती है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ आज का खत्म। कल से 4 से 6 दर्शन शास्त्र, और कल से ही 7:30 से 8:30 वाला भारत का भूगोल चालू हो जाएगा। ठीक है, कल से। आज अब देख लिए बहुत लोग कॉल कर रहे थे आजकल बोल के, तो जितने ऑनलाइन पे जीएस, इंडिया जीएस जिनको पढ़ना है 7:30 से 8:30, ठीक है। जिनको दर्शन शास्त्र पढ़ना है 4 से 6, और छत्तीसगढ़ का 6 से 7:30 का रहेगा। ठीक है, 4 से 6 दर्शन शास्त्र जो मेंस के लिए काम आएगा, 6 से 7:30 छत्तीसगढ़ का जो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, पीएससी प्री, मेंस, एमओ, असिस्टेंट डायरेक्टर, माइनिंग, सब के लिए काम आएगा। ठीक है, और 7:30 से 8:30, ठीक है, जो जीएस वाला, इंडिया जीएस पार्ट जिसके एग्जाम में है, सभी में काम आएगा। ठीक है, तो कल से पूरा चालू हो जाएगा। मैं बोला भी था 2-3 दिन में थोड़ा शेड्यूल फिक्स होगा बोल के। ठीक है, तो कल से पूरा चालू हो जाएगा। और कल से जिसको दर्शन शास्त्र मेंस के लिए पढ़ना है 4 बजे, और जितने ऑफलाइन वाले हैं मैं बता दूं, ऑफलाइन ही आना है। क्यों? यहां बैठोगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। पता चला ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन आएंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे? उससे अच्छा रूम में पढ़ाऊंगा, सीधा अपने रूम से ही सीधा लाइव क्लास। यहाँ आऊंगा तो मतलब सब लोग ऑफलाइन वाले आएंगे तभी वो पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 4 से 6 कल दर्शन शास्त्र, 6 से 7:30 छत्तीसगढ़, और 7:30 से 8:30 भारत का भूगोल। ठीक है, चलिए आज अभी इतना ही, कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गई। किसी ऑनलाइन वाले को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।